नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वनडे एग्जाम्स के बारे में। क्योंकि डेफिनेटली यूपीएससी जैसे एग्जाम या पीसी जैसे एग्जाम में, मेंस में तो इन सब के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है। जो वनडे एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। और जो अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, अपॉइंट कैसे होता है चीफ जस्टिस या जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर उसमें जितने भी केसेस प्रीवियस आए हैं, फर्स्ट जजेस सेकंड जजेस जितने भी हैं, सारे के साथ सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होगा। और उसमें हमें लगभग 10 से 12 मिनट इसमें चाहिए होंगे या ज़्यादा भी। और मेरी कोशिश ये है कि 5 से 7 मिनट के अंदर हम वीडियो को समाप्त कर दें और जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होंगी वो सारी हम इसमें कवर कर लें। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश थे डी वाई चंद्रचूड़ साहब, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं 10 नवंबर को। जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। और अब जो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसे संजीव खन्ना, जिन्होंने कि भी 11 नवंबर को शपथ ली है, जो कि राष्ट्रपति जी ने उनको शपथ दिलवाई है। ठीक है। अब हम बात करेंगे केसेस के बारे में, थोड़ा डिस्कस तो करेंगे कौन से केस। अगर हम डी वाई चंद्रचूड़ साहब की बात करें तो वो काफी रिनोन, काफी फेमस हो गए थे अपने 2 साल के। उनका जो कार्यकाल रहा लगभग 2 साल 1 दिन का रहा। और अगर हम कंपेरेटिवली देखें अगर पिछले 15 सालों के न्यायाधीशों को, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो डी वाई चंद्रचूड़ साहब का, ये लगभग 2 साल 1 दिन का है। और अपने आप में काफी ठीक ठाक कार्यकाल है। राइट। देखो, जो चीफ जस्टिस या जो जजेस होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता है कि 5 साल का 2 साल का। वो जब भी उनकी एज जो 65 की जब वो हो जाते हैं, तो एट द एज ऑफ 65 टिल द एज ऑफ 65 उस टाइम पे वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम डी वाई चंद्रचूड़ साहब की बात करें तो उनमें जो अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस में काफी आगे आए थे। उस टाइम वो इस बेंच का हिस्सा रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, इन सब में उन्होंने अपने फैसले दिए थे। और वो काफी मुखर रूप में हर चीज में आगे आए थे, चाहे वो किसी भी चीज को लेके। पॉडकास्ट आपने उनको देखा होगा, इंटरव्यूज में उनको आपने देखा होगा। वो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि लोगों की वो काफी मतलब वन ऑफ द फेवरेट सीजीआई रहे हैं अभी तक के। जैसे वो होता है ना, वो सिग्मा मेल टाइप में, जैसे आपने स्टेटस देखा हो, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर हैं या मोदी जी हैं या कोई और है, जो काफी मतलब सिग्मा टाइप के, जिससे बिल्कुल रेड आइज से लगा देते हैं बच्चे, उस तरह से ही सीजीआई को भी एक नजर में ऐसा देखा जाता है डी वाई चंद्रचूड़ साहब को। ठीक है। तो भारत के जो 50वें सीजीआई थे डी वाई चंद्रचूड़, वो रिटायर हो चुके हैं। और भारत के जो 51वें सीजीआई है वो है जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले उसके बाद देखो जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बात करेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम। लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब भी एग्जाम, अगर हम वनडे एग्जाम की बात करें, एसएससी की बात करें, इवन यूपीएससी में भी हमें ये नहीं सोचना है कि यूपीएससी में नहीं पूछेंगे। यूपीएससी में भी कई बार बहुत बेसिक सवाल पूछ लेते हैं वो। ठीक है ना। जैसे देखो, एक जनरली एग्जाम में जो पूछते हैं कि देखो, ये तो नहीं है डेफिनेटली यूपीएससी में कि भाई करंटली सीजीआई कौन है, ये तो शायद एसएससी और एग्जाम में जो स्टेट लेवल के एग्जाम वहां पे पूछ सकते हैं। लेकिन इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी से रिलेटेड बेसिकली। ठीक है ना। लेकिन जो एसएससी से एग्जाम पूछ लेते कि भारत के अभी करंटली सीजीआई कौन है या 50वें नंबर के सीजीआई कौन थे, एक जो, या ये पूछ सकते हैं कि संजीव खन्ना कौन से नंबर के सीजीआई हैं, या भारत के पहले सीजीआई कौन थे, भारत की फर्स्ट वुमेन जो चीफ जस्टिस है वो कौन रही। आपको पता है कि भारत की पहली सीजीआई कौन थी, महिला सीजीआई? नहीं पता? आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है। या पहली जो महिला जज थी वो कौन थी, पहली महिला हाई कोर्ट की जज कौन रही है, पहली महिला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन रही है, इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी, उस चीज के बारे में बात करते हैं हम। देखो, अभी जो 50वें सीजीआई थे वो थे डी वाई चंद्रचूड़ साहब। नेक्स्ट जो 51वें है वो है संजीव खन्ना जी। ठीक है। लेकिन हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले सीजीआई एचजी कानिया। ये मोस्टली बच्चों को पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता है। और जो 50वें से जस्ट पहले थे 49th, वो थे यूयू ललित, उदय उमेश ललित। ठीक है। ये 4-5 सीजीआई इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जो इसके बाद इनकी संजीव खन्ना के बाद जो 52 में जो सीजीआई होने वाले हैं वो है भूषण रामकृष्ण गवई।
जनरली क्या होता है कि जितने भी नेक्स्ट लगभग 5 या 7 सीजीआई होंगे वो वरिष्ठता के क्रम में सीनियरिटी के बेस में उनका नाम पहले से ही आप गूगल पे देख सकते हैं कौन कब सीजीआई बनने वाला है। जनरली एक मतलब बहुत पक्का नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि लगभग लगभग पक्का होता है इनका सीजीआई बनना। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं भारत की पहली महिला सीजीआई के बारे में, तो वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक लगभग 80 साल हमें आज़ादी को होने वाले हैं, अभी तक हमें कोई भी महिला सीजीआई नहीं मिली है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारी 55वीं जो सीजीआई होंगी वो होंगी बीवी नागरत्ना, जो कि 2027 में हमें मिलने वाली है। ठीक है। तो जो भारत की पहले जो सीजीआई होने वाली है, हुई नहीं है अभी तक, होने वाली है, वो हो सकती है बीवी नागरत्ना, जो कि 2027 में बनेंगी। वो भी शायद सिर्फ आई थिंक 2 महीने का उनका टेन्योर रहेगा, लगभग 36 दिन का उनका टेन्योर रहने वाला, बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। ठीक है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, देखो सुप्रीम कोर्ट में पहली जो महिला सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नहीं हुई है अभी तक। जज हुई हैं, जो पहली जज थी वो थी फातिमा बीवी, जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी। अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जज के बारे में, तो हाई कोर्ट की जो जज थी वो थी अन्ना चैंडी, जो हाई कोर्ट की जज थी। और हाई कोर्ट में जो पहली चीफ जस्टिस बनी थी वो है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजेस थे, चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो अगर हम जब बात करते हैं वुमेन चीफ जस्टिस की, तो काफी टाइम से तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स की रही हैं। अभी अगर करंटली तो जहां तक मुझे याद है कि गुजरात हाई कोर्ट की जो सुनीता अग्रवाल जी हैं वो शायद एकमात्र अभी हैं। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड की जो पहली वुमेन चीफ जस्टिस थी ऋतु बहरी जी, वो उत्तराखंड में थी। और ऐसी अभी बहुत सारे चीफ जस्टिस अभी हो चुके हैं काफी कुछ टाइम से। लेकिन जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे अभी तक कोई वुमेन चीफ जस्टिस आई नहीं है। लेकिन 2027 में जो एक उम्मीद है कि बीवी नागरत्ना जी भारत की पहली वुमेन चीफ जस्टिस होंगी। राइट। अब हम बात करते हैं संजीव खन्ना जी की, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर हम संजीव खन्ना जी के बारे में बात करते हैं तो संजीव खन्ना जी का जो जन्म है वो 14 मई 1960 को हुआ था। और 83 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में एज अ लॉयर रजिस्टर किया, अपने आप को इनरोल किया था। और उसके बाद में तीसधारी कोर्ट से, दिल्ली में जो तीसधारी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद में ट्रिब्यूनल्स हो गई, हाई कोर्ट्स होगी, डिफरेंट जगहों पे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की। और उसके बाद में 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में जज बन के आई वो। एंड आफ्टर दैट 2019 में, यानी कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे आए हो। और जब वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो काफी विवादों में घिरे उस टाइम पे, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस टाइम पे लगभग 33 ऐसे जज थे जिनको सरपास करके संजीव खन्ना जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। तो वो एक अलग डिबेट, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, आपको शायद पता होगा उस चीज के बारे में। एंड उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जब वो जज बने सुप्रीम कोर्ट के, और अब जाके 11 नवंबर 2024 को डीवाई चंद्रचूड़ जी के बाद में भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने हैं वो, जिनका जो उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का रहेगा, अराउंड 184 दिन का रहेगा, क्योंकि 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। एंड उसके बाद में जो हमारे 52वें चीफ जस्टिस हैं भूषण रामकृष्ण गवई जी, चीफ जस्टिस 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब अगर हम संजीव खन्ना जी के बारे में बात करेंगे, कुछ जो उनके केस लॉज हैं, जिन जिन केस में वो पार्ट रहे हैं, जिन जिन जजमेंट का, वो देखो अयोध्या लैंड डिस्प्यूट में शायद वो नहीं थे, इलेक्टोरल बॉन्ड में थे वो। और इलेक्टोरल बॉन्ड में बेसिकली जो कि सरकार के खिलाफ उन्होंने फैसला सुनाया था। डेफिनेटली आपको पता होगा, जून जुलाई की बात है, जस्ट इलेक्शन से पहले की बात है आई थिंक, हाँ ये इलेक्शन से पहले की बात है। उसके बाद आर्टिकल 370 जो कि सरकार के पक्ष में बात कही थी कि आर्टिकल 370 बिल्कुल न्यायपूर्ण है। राइट। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो बातें सामने आई थी चुनाव के बाद में भी, तो वो उस चीज में भी उस केस का भी वो पार्ट थे। एंड जो अरविंद केजरीवाल जी को एंट्रिम बेल दी थी जब चुनाव प्रचार के लिए, तो उसमें इन्होंने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। राइट। और ये कुछ केसेस हैं, और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनका पार्ट रहे हैं संजीव खन्ना जी। राइट। अब अगर आने वाले केसेस की बात करें, अभी इनको जो 6 महीने का जो उनका कार्यकाल है उसमें बहुत सारे केसेस उनके सामने हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से एक है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक विवादपूर्ण विषय रहा है, विवादपूर्ण केस रहा है। और शायद इस 6 महीने के दरमियान में शायद वो इसके ऊपर कोई फैसला दे दे। अगर फैसला पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा वो बहुत ही ज्यादा
तब भी बहुत विवाद होना है, चाहे वो मैरिटल रेप को क्राइम मानते हैं या नहीं मानते, जो भी है वो तो बात की बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट केस जजमेंट आ सकता है वो सेडिशन लॉ को आ सकता, सेडिशन लॉ के ऊपर आ सकता है, जो कि आर्टिकल सेक्शन 124 क्लोज टू आईपीसी को लेके है, राइट। तो ये कुछ एक दो केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत सारे केसेस हैं जो संजीव खन्ना जी के जो कार्यकाल में उन पे जजमेंट आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, अगर मैं अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने बात की कि अपॉइंटमेंट थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है, फिर भी थोड़ा सा अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में क्लॉज 2 के अंदर एक जो भारत के चीफ जस्टिस या जजेस की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का अपना एक कॉलेजियम होता है अपना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही बना होता है, और उसमें उसके जो अध्यक्ष होते हैं, डेफिनेटली जो सीजीआई होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, और वहां से वो सीजीआई होते हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं लॉ मिनिस्टर को, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को, एंड लास्ट में जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं हमारे माननीय प्रेसिडेंट, वो साइन करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद में नई चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सो ये सारी बातें थी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी के बारे में और जस्टिस संजीव खन्ना जी के बारे में। लेकिन आजकल इन दोनों के अलावा आपने एक और नाम खबरों में सुना होगा, वो है एच.एस. खन्ना जी, जस्टिस एच.एस. खन्ना यानी कि जस्टिस हंसराज खन्ना। ये इसलिए खबरों में है क्योंकि एक तो ये जो हमारे प्रेसिडेंट सीजीआई इनके चाचा जी हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब 75 के टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस टाइम पे सीनियरिटी के हिसाब से जो प्रधान न्यायाधीश बनना बनना था हंसराज खन्ना जी को। लेकिन एक जो केस था ईडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में एच.एस. खन्ना जी ने सरकार के विपक्ष में अपना फैसला दिया था, तो उसका उनको खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जब प्रधान न्यायाधीश बनने का नंबर आया तो इंदिरा गांधी सरकार ने सीनियरिटी को सरपास करके, यानी इनको सरपास करके उनके जो जूनियर जस्टिस थे एम.एच. बेग यानी कि मिर्जा अहमदुल्ला बेग, उनको उनकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है। तो ये था एक, और ये एक्चुअली इंडियन जुडिशरी में सिर्फ एक बार नहीं, लगभग आई थिंक 3 या 4 बार एक्चुअली हो चुका है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी सरकार में ही ऐसा ही कुछ हुआ था, जब 73 में जो लैंडमार्क एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें जो जजेस थे जिन्होंने की सरकार के विपक्ष में जजमेंट दिया था, उन 3 जजों को, भैया आप देख रहे हैं, इन 3 जजों को बेसिकली सरपास किया गया था। उसके बाद में जस्टिस ए.एन. रे को इंदिरा गांधी सरकार ने उस टाइम पे चीफ जस्टिस बनाया था। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट सी, ठीक है। बाकी हमारी ऑलमोस्ट सारी बातें इसमें हो गई हैं, और कुछ भी अगर आपको अपॉइंटमेंट को लेके और डाउट, अगर आपको कैसे अपॉइंट होता है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है जज की, ये सारी चीजें, तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा नेक्स्ट उसमें, क्योंकि वीडियो शायद मैं सोच रहा था कि लगभग 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसमें ही आई थिंक ये वीडियो 10 से 12 मिनट से के आसपास चली जाएगी इजीली। सो वीडियो देखने के लिए अगेन बहुत धन्यवाद आप सभी का। यू कैन एक्चुअली अगर आपको वीडियो से कुछ लाभ हुआ है, कुछ आपको मिला है कि एक्चुअली आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यू कैन शेयर ऑल्सो दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।